Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter number 1 Measurement Examples. Now example 1.1. Two connected gears are rotating. The smaller gear has a radius of 0.4 meter and the larger gear has a radius of 0.7 meter. What is the angle through which the larger gear has rotated when the smaller gear has made one complete rotation? हमें स्मॉलर गियर और लार्जर गियर के रेडियस गिवन है और हमसे पूछा गया है कि जो लार्जर गियर है वो किस एंगल से रोटेट होगा अगर जो स्मॉलर गियर है वो वन कंप्लीट रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है। गिवन है जी हमारे पास लार्जर गियर रेडियस, उसको हमने डिनोट किया है r विद सबस्क्रिप्ट l 0.7 मीटर, स्मॉलर गियर रेडियस r विद सबस्क्रिप्ट s 0.4 मीटर, स्मॉलर गियर रोटेशन थीटा विद सबस्क्रिप्ट s वन कंप्लीट रोटेशन और फाइंड हमने करना है जी एंगल ऑफ द लार्जर गियर यानी कि थीटा विद सबस्क्रिप्ट l। नाउ जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो क्या है, s इज इक्वल टू r थीटा। r यहाँ पे क्या है रेडियस और थीटा क्या है एंगल ऑफ रोटेशन है और s क्या है डिस्टेंस। नाउ फॉर स्मॉलर गियर दिस फॉर्मूला विल बी s इज इक्वल टू r s मल्टीप्लाई बाय थीटा s। नाउ अब हमारे पास जो आर एस है यानी कि स्मॉलर गियर रेडियस है वो गिवन है 0.4 और जो थीटा एस है वो भी हमें गिवन है वन कंप्लीट रोटेशन और इन रेडियन दिस विल बी 2 पाई क्योंकि एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन जो होती है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होती है। तो एस हमारे पास आ जाएगा जी 0.8 पाई और मीटर। नाउ जब हम इस फॉर्मूले को जो s इज इक्वल टू आर थीटा है जब हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जी क्या s बाय r। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करें थीटा l, तो यहाँ पे हो जाएगा s डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ लार्जर गियर। नाउ थीटा l 0.8 पाई डिवाइडेड बाय 0.7 तो हमारे पास थीटा l आ जाएगा जी 3.6 रेडियंस। Now example 1.2. If d1 plus minus delta d1 is 101.41 plus minus 0.05 millimeter, represent the internal diameter of the metal pipe, and d2 plus minus delta d2 is equivalent to 102.79 plus minus 0.05 millimeter, represent the external diameter of metal pipe. Then find the thickness of the metal part of the pipe including uncertainty in it। जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है थिकनेस है और हमने अनसर्टेनिटी को इंक्लूड करना है। गिवन है जी हमारे पास इंटरनल डायमीटर d1 प्लस माइनस डेल्टा d1 101.41 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर, आउटर डायमीटर d2 प्लस माइनस डेल्टा d2 इज इक्वल टू 102.79 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। फाइंड आउट करना है जी हमने थिकनेस ऑफ मेटल पाइप। फॉर्मूला क्या आएगा जी यहाँ पे थिकनेस होती है जी डायमीटर बाय 2। तो जो डायमीटर आएगा वो हम क्या करेंगे जो आउटर डायमीटर है उसमें से इंटरनल डायमीटर को माइनस करेंगे यानी कि d2 माइनस d1 और दोनों की अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास d आ जाएगा जी 102.79 माइनस 101.41 प्लस माइनस जो दोनों की अनसर्टेनिटीज है 0.05 उनको ऐड करेंगे we will get diameter is equivalent to 1.38 plus minus 0.1 मिलीमीटर और ये जो हमारे पास ये क्या है मीन डायमीटर है। अब जब हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी जी 0.69 प्लस माइनस 0.05 millimeter। Now example 1.3. The length and width of the rectangular room are measured to be L is equivalent to L plus minus delta L is equivalent to 4.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर और जो विड्थ है हमारे पास वो है जी 2.955 प्लस माइनस 0.005 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द रूम इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी इन इट। लेंथ और विड्थ हमें गिवन है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है बाय इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, फाइंड हमने करना है जी एरिया। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है अब लेंथ इंटू विड्थ।
तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ हमारे पास गिवन है जी 4.050 प्लस माइनस 0.05। अब हमें चाहिए रिलेटिव अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी 4.050 मीटर प्लस माइनस 0.005 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है 4.050 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास ये परसेंटेज में आ जाएगा जी 4.050 प्लस माइनस 0.12%। सिमिलरली विड्थ के लिए हम करेंगे 2.955 प्लस माइनस 0.005 डिवाइडेड बाय 2.955 मल्टीप्लाई बाय 100। तो विड्थ आ जाएगी हमारे पास 2.955 प्लस माइनस 0.17%। नाउ एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू विड्थ। अब ये जो दोनों अनसर्टेनिटीज हैं फॉर लेंथ 0.12 और 0.17 इनको हम ऐड करेंगे और जो लेंथ और विड्थ की वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा जी 12.20 प्लस माइनस 0.29%। अब इस परसेंटेज को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वो क्या करेंगे जी फिर 12.20 प्लस माइनस 0.29 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12.20। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 12.20 प्लस माइनस 0.035 मीटर स्क्वायर। Now example 1.4. A ball dropped from rest from an unknown height h. The time t is taken for the ball to hit the ground is measured to be t plus minus delta t जो कि है 1.3 plus minus 0.2 second. The height is related to the time by the equation h is equivalent to 1 by 2 gt square और यहाँ पे g क्या है जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो जिसकी वैल्यू होती है जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Assume the value of g carries no uncertainty and calculate the height including its uncertainty। हमने height को calculate करना है including uncertainty। Given है जी हमारे पास time जिसकी वैल्यू है जी 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, g की वैल्यू है जी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसने कहा कि g की जो हमने अनसर्टेनिटी फाइंड क्या करना है हमने हाइट फॉर्मूला हाइट के लिए लगाएंगे जी हम h इज इक्वल टू 1 बाई 2 gt स्क्वायर। अब जो t है उसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी तो हमारे पास आएगा 1.3 प्लस माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 100। वी विल गेट t इज इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 15.4%। h के लिए फॉर्मूला लगाया 1 बाई 2 gt स्क्वायर और वैल्यूज पुट कर दी g की और जो हमने टाइम की इक्वेशन कैलकुलेट किया 1.3 प्लस माइनस 15.4%। तो अब जो स्क्वायर में जब हमारे पास आएगा तो हमने क्या करना होता है अनसर्टेनिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1.3 का स्क्वायर प्लस माइनस जो अब 15.4 की स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई हो चुके 2 मल्टीप्लाई बाई 15.4। नाउ अब हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी जी 8.30 प्लस माइनस 30.8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8.30 और h आ जाएगा 8.30 प्लस माइनस 2.6 मीटर। नाउ एग्जांपल 1.5। Calculate the answer to the appropriate number of significant figure। 0.35 minus 0.1 part B है जी 32.567 plus 135.0 plus 1.4567 पार्ट सी है जी 420.03 प्लस 299.270 प्लस 99.068। पार्ट डी है जी 14 मल्टीप्लाई बाय 8। पार्ट ए है जी 2400 मल्टीप्लाई बाय 3.45 मल्टीप्लाई बाय 16.21। एफ है जी 32.09 प्लस 1.2 माइनस 17.035 डिवाइडेड बाय 19.8। नाउ वी विल मूव टू द सॉल्यूशन। पार्ट ए था जी 0.35 माइनस 0.1 तो हमारे पास जो कैलकुलेट करके आंसर आता है वो है 0.25 लेकिन उन्होंने क्या अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। तो जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो हमने वहां तक जाना होता है जहाँ पे हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे कितने हैं 1 2 डेसिमल के बाद 2 फिगर्स आ रहे हैं जबकि जो सेकंड नंबर है 0.1 वहां पे हमारे पास डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि डेसिमल के बाद एक नंबर तक हमने मूव करना है। तो 0.25 को हम कन्वर्ट कर देंगे अप टू 0.5
नाउ पार्ट बी था जी 32.567 प्लस 135.0 प्लस 1.4567। तो जो हमारे पास कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है वो आ रहा है 169.0237। अब यहाँ पे देखें जो फर्स्ट नंबर है 32.567 उसमें डेसिमल के बाद 3 फिगर्स हैं, जबकि जो सेकंड है 135.0 वहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, और जो थर्ड वन है उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो हम जो है इस आंसर को राउंड ऑफ करेंगे टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो 169.0 आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी 420.03 प्लस 299.270 प्लस 99.068। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 818.368, लेकिन जब हम इसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में लेके जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 818.37। पार्ट डी है जी 14 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हमारे पास यहाँ पे 112 आंसर आ रहा है, लेकिन अब हमारे पास जो नंबर 8 है उसमें क्या है, एक खाली डिजिट आ रहा है, तो हम इस आंसर को क्या करेंगे, एक डिजिट तक लेके जाएंगे, बाकियों को इन पावर ऑफ 10 रख देंगे। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये फिगर बन जाएगी 100। तो 100 को हम लिख देंगे 1 into 10 raised to power 2। Now part E है जी 2400 multiply by 3.45 multiply by 16.21। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 134,218.8, लेकिन अब जो है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू द फिगर 130,000, यानी कि 130,000 तक हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। नाउ पार्ट एफ था जी हमारे पास 32.09 प्लस 1.2 माइनस 17.035 डिवाइडेड बाई 19.8। अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.8209595996, लेकिन अब हम उसको क्या करेंगे, उसको 3 डिजिट तक लेके जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा 0.821। Now example 1.6 using the dimension analysis to find the correct relation। एक इक्वेशन है हमारे पास f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो है f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब हमने बताना है कि इन दो इक्वेशन में से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट है। नाउ डायमेंशन ऑफ फोर्स हम निकालेंगे, जो फोर्स इक्वेशन होती है वो f इज इक्वल टू एम है, तो m के लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है कैपिटल M। a जो होती है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं जी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। तो जो हमारे पास डिस्टेंस है उसके लिए l, और डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर था तो t स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम t स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा जी t-2। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वो बनेगी जी lt-2। नाउ फोर्स के लिए जब हम इधर पुट करेंगे डायमेंशन ऑफ m एंड a, तो हमारे पास जो फोर्स की डायमेंशन है वो आएगी mlt-2। नाउ वेलोसिटी होती है जो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो lt-1 ये आगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, और r क्योंकि डिस्टेंस है लेंथ है तो हमारे पास जो r की डायमेंशन है वो आगे कैपिटल L। अब जो इक्वेशन 1 है mv स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, इसको पहले हम देखते हैं कि आया ये करेक्ट है कि नहीं। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर में जब हम डायमेंशंस पुट करेंगे ऑफ द एम वेलोसिटी एंड आर, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी mt-1, जबकि जो फोर्स की इक्वेशन डायमेंशन आती है वो है mlt-2। तो इससे क्या पता लगा, ये वाली जो इक्वेशन है ये करेक्ट नहीं है। अब हम देखते हैं जी एम वी स्क्वायर ओवर आर। By putting the dimension of mass, velocity and radius, we will get the dimensions of mv square over r, which is mlt-2। अब फोर्स की भी क्या थी, mlt-2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ये क्या है, करेक्ट है। नाउ एग्जांपल 1.7, when a solid sphere moves through a liquid, the liquid opposes the motion with a force F
The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity having dimensions of m, l minus 1, t minus 1 of the liquid, the radius r of the sphere, and speed v of the sphere. Assuming that F is proportional to the different power of these quantities, guess a formula of F using the method of dimensions. हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो डिपेंड करता है ऑन विस्कोसिटी, रेडियस और स्पीड। अब उसने कहा जो एफ है वो इन तीनों फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं पता, वो हमने फाइंड आउट करना है। टू फाइंड करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ फोर्स निकाली थी हमने एग्जांपल 1.6 में, वही हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करेंगे इन एग्जांपल 1.7। F इज इक्वल टू m में m के लिए होती है डायमेंशन m, a के लिए हो गई एल टी माइनस टू, और f के लिए आ जाएगी जी एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, और रेडियस क्योंकि डिस्टेंस है तो डायमेंशन आ गई कैपिटल एल। विस्कोसिटी की हमें उसने दी हुई है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अब उसने कहा जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी, रेडियस और स्पीड। तो हमने लिख दिया एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी पावर ए मल्टीप्लाई बाय रेडियस पावर बी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी पावर सी। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इक्वलिटी और कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नाउ अब हमने क्या करना है, डायमेंशंस को पुट करना है इन इक्वेशन। फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, और जो विस्कोसिटी की थी वो थी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, रेडियस के लिए एल और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन। नाउ अब हमने क्या करना है, बारी बारी एम, एल और टी के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम एम के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, एम की पावर वन है, और राइट हैंड साइड पे एम की पावर ए है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एम की पावर वन है। तो एम पावर वन इज इक्वल टू एम पावर ए, तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा वन। अब t के लिए जब हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे t माइनस टू है, और राइट हैंड साइड पे है जी माइनस ए माइनस सी। तो इस इक्वेशन से हमारे पास c आ जाएगा जी वन। नाउ लेंथ के लिए हम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे l पावर वन है, राइट हैंड साइड पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो by putting the values of a and c we will get b is equal to plus 1। तो जब हम एफ डी में ये वैल्यूज पुट करेंगे, एफ डी इज इक्वल टू के इंटू ईटा रेज टू पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर रेज टू पावर बी मल्टीप्लाई बाय वी रेज टू पावर सी। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, जो हमारे पास इक्वेशन है वो है एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय ईटा रेज टू पावर वन मल्टीप्लाई बाय आर रेज टू पावर वन मल्टीप्लाई बाय वी रेज टू पावर वन। और क्योंकि किसी भी चीज की रेज टू पावर वन क्या होती है, वही चीज होती है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय ईटा मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय वी। तो ये क्या हो गए, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और जो इसकी वैल्यूज है ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट होती है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट फॉर द एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends, and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss assignments questions of chapter number. Till that time, take care. Allah Hafiz.